ध्यान से समझ लेना, एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं, कहानी दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे पूरी चीज क्या करना है। डिबेंचर है क्या से समझना शुरू करो। डिबेंचर एक फॉर्म ऑफ पब्लिक लोन है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास लोन लेने के कई रास्ते हैं, जो सबसे कॉमन रास्ता होता है बैंक। पर अमाउंट अगर बहुत ज्यादा है, जैसे मुझे 1 लाख करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो अभी किसी बैंक का इतना नेटवर्थ नहीं है या पोजीशन नहीं है कि इतना बड़ा लोन मुझे दे सके। तो मैं ये कर सकता हूं कि बेसिकली एज अ कंपनी मैं जनरल पब्लिक से डिमांड कर सकता हूं कि आप मुझे लोन दे दो। ठीक, अब मैं डायरेक्टली लोन ना मांग के क्या करता हूं, पूरे लोन को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देता हूं। जैसे कैपिटल पाने के लिए हम शेयर्स को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, सिमिलरली या लोन को हम डिवाइड करते हैं और ये स्मॉलर यूनिट डिवेंचर कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूं मेरा एक डिवेंचर जो है वो 20% इंटरेस्ट कैरी करेगा और एक डिवेंचर मेरा 100 रुपए का है। तो अब अगर किसी मेरी कंपनी में 50 डिवेंचर खरीदे हैं तो एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो उसने मुझे कितना लोन दिया, 5,000 रुपए का लोन दिया। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस 5,000 रुपए के लोन पे उसको 20% इंटरेस्ट चुकाऊं। 20% इंटरेस्ट मतलब कितना रुपए चुकाऊं, 1,000 रुपए चुकाऊं, प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है 5,000 रुपए ये भी वापस करूं। तो बेसिकली डिवेंचर डेप्थ कैपिटल का हिस्सा है। यहाँ पे पूरी डेप्थ को स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है जिसको डिवेंचर बोलते हैं, और फिर जनरल पब्लिक से लोन डिमांड किया जाता है कि आप लोग हमको लोन दे दो। तो अब क्या है, जैसे एक डिवेंचर 100 रुपए का है तो 100 रुपए लोन देने में तो किसी का कुछ नहीं जा रहा है। अब ऐसे अगर 1 करोड़ की भी देश की आबादी हमारा डिवेंचर खरीद ली और सभी ने करीबन मान लो 10-10 हजार डिवेंचर भी खरीद लिए, तो हमारी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, 1 लाख करोड़ की आराम से आ गया। तो ये डिबेंचर का कंसेप्ट होता है, इसमें पहले दिन ही बताना होता है कि क्या इंटरेस्ट दोगे आप। और कोई डिबेंचर अगर खरीदेगा तो आपकी कंपनी का क्रेडिटर है, अब आप उसको इंटरेस्ट भी पे करो और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करो। पहले बताओ ये बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आप साधारण रास्ते से बैंक से भी जाके लोन ले सकते थे, पर क्योंकि बहुत बड़ा लोन अमाउंट कई बार बैंक फुलफिल नहीं कर पाता है, तो आप जनरल पब्लिक से फंडिंग करवाते हो। कैसे? अपने ही लोन को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते हो जो डिबेंचर कहलाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पहले ही दिन बता देते हो और डिबेंचर की एक वैल्यू या डिनोमिनेशन रख देते हो। अब जितने लोग डिबेंचर सब्सक्राइब करेंगे या खरीदेंगे आपको पैसा मिलेगा, फिर विथ इंटरेस्ट इस पैसे को चुकाना। ठीक है, हैंड रेस करके बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? हैंड रेस करके बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कभी भी जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो इसमें कंपनी का और जो जनरल पब्लिक है उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जिसमें कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि वो पब्लिक का पैसा लौटा देगी। इस ट्रस्ट डीड में कुछ चीजें होती है। सबसे पहला एक पॉइंट होता है कि जब डिबेंचर सेल किए जा रहे हैं पब्लिक को, तो उसी समय एक पर्सन को भी अपॉइंट कर दिया जा रहा है जिसे डिबेंचर ट्रस्टी कहते हैं। ये एक थर्ड पार्टी है, ये एक एंटिटी है जो डिबेंचर होल्डर या पब्लिक के बिहाफ में काम करेगी और इंश्योर करेगी कि कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है कि नहीं। और यदि कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करती है तो ये एक्शन लेंगे और पब्लिक का पैसा वापस दिलवाएंगे। और जब मैं बार बार पब्लिक वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसको मैं रिफाइंड करके कर देता हूं डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर खरीदे वो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। कभी भी जब डिबेंचर बेचे जाएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, और उसमें एक पर्सन को अपॉइंट करने की बात की जाती है जिसको डिबेंचर ट्रस्टी कहा जाता है।
ठीक है, एम आई क्लियर? ये एक थर्ड पार्टी है। कौन है ये? थर्ड पार्टी है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन ऑफ डिवेंचर होल्डर है, क्योंकि आम जनता बहुत भोली है। तो हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि भैया कल कौन से लोन लेके आप पैसा खा गए तो क्या, तो चलो जब भी आप डिवेंचर बेचोगे एक डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे आप, जो ये इंश्योर करेगा कि पब्लिक का जो डिवेंचर का पैसा है वो वापस हो रहा है, और कल को आप कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करोगे ये आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा। कितना क्लियर है मेरी बात? अच्छे से क्लियर है? दूसरी चीज, ट्रस्ट डीड में ये प्रोविजन डाला जाता है कि जब भी आप डिवेंचर बेचोगे तो आपको एक डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर जो होता है वो होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या होता है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट है कि कल को आप लॉसेस पे चले गए तो एक अमाउंट होना चाहिए जिससे डिवेंचर का पैसा वापस हो सकेगा। तो हर साल एवरी ईयर आप अगर डिवेंचर बेचे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट किसमें जाना चाहिए, डीआरआर में जाके जमा होते रहना चाहिए, ताकि कल को अगर आपका कुछ ऊपर नीचे हो गया कंपनी में तो डिवेंचर होल्डर का पैसा ना डूबे और इस डिवेंचर रिजर्व अकाउंट से पैसा दिया जा सके। आप बोलो बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से रिपीट। आया सर। आ गया? तो अभी देखो क्या क्या फंडा हुआ है जो मैंने बोला है उसको एक बार फिर रिपीट करो। कंपनी को पैसा चाहिए तो इसने डिवेंचर बेचे किसको? जनरल पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक क्या कहला रही है? डिवेंचर होल्डर। ठीक है, इनके भी जो अग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड। इसमें क्या प्रोविजन बोला गया है, किसको किसको रखना पड़ेगा अपने को? सबसे पहले पहला डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी एक ऐसी एंटिटी होती है बेसिकली जो किसके भी आप काम करती है? डिवेंचर होल्डर के बीच। कौन होता है डिवेंचर ट्रस्टी? तो आप किसी बैंक को डिवेंचर ट्रस्टी बना सकते हो, या फिर ऐसी एंटिटी जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। किसके पास रजिस्टर्ड है? सेबी के पास रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है एज अ डिवेंचर ट्रस्टी, उसको डिवेंचर ट्रस्टी बना सकते हो। बराबर ही अपनी फीस लेते हैं, फ्री में काम नहीं करते। और दूसरा बोला गया है कि एक रिजर्व बना दो। डीआरआर। डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसको लेकर कोई दिक्कत उम्र में तो बता दो आप। नहीं सर। क्लियर है? अब आगे सुनो, रूल्स क्या चलते हैं इसको लेकर। आप जब डिवेंचर बेचते हो, क्या बेचते हो? डिवेंचर। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली जनरल पब्लिक को बेच सकते हो। किसको बेच सकते हो? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को बेचना चाहोगे तो आपको इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचना पड़ेगा। किसके थ्रू बेचना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे तो आपको अपनी कंपनी की क्या करवानी पड़ेगी? लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो अगर आप जनरल पब्लिक को डिबेंचर बेचना चाहते हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे और आपको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो आप पर जो रूल्स अप्लाई होंगे उसमें से सबसे पहला रूल होगा सेबी इशू कैपिटल। क्या? इशू कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 हो गई है। क्या हो गई है? 2018 हो गई है। ठीक है, ध्यान रहेगी। दूसरा, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। रेगुलेशन 2015। ठीक है, इसको शॉर्ट में आईसीडीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलओडीआर। कल को जनरल पब्लिक को डिबेंचर बेचना होगा तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराओगे और ये सब नियम मानने पड़ेंगे, आईसीडीआर, एलओडीआर, और उसके बाद सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज।
ये एग्जाम में पूछता है, हल्के में मत लेना इसको, अभी नोट्स में ही पढ़ा दूंगा। कौन कौन से रूल डिवेंचर पे रखते हैं, तो ये रूल्स रखते हैं। और यदि आप बोलते हो कि डिवेंचर जो है कुछ लोगों को ही बेचोगे, फ्यू पीपल्स को, तो लिस्टिंग कराने की जरूरत है क्या? नहीं। ग्रुप ऑफ पर्सन को बेचोगे, ठीक है, तो इसके लिए लिस्टिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप पर जो रूल लगेगा वो लगेगा कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। ये रूल्स होते हैं, रूल बुक देख लो, ऐसे रूल लगते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार पढ़ लो रूल्स को, ये रूल्स को एक बार पढ़ लो। सर हम लोग को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोले, ऐसा कौन बोलना चाहता है ईमानदारी से? अब सभी को समझ आ गया? आप सभी को समझ आ गया? अब क्योंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? कंपनीज कौन सा रूल? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये रटने की बात होती है, अपने को इस रूल पे फोकस करना है। तो ये रूल कई बातें कहता है, जैसे सबसे पहले कहता है कि एट टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर a debenture trust deed shall be prepared। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गए कि और समझाना पड़ेगा? कि जब डिबेंचर इशू करोगे क्या आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। दूसरा, डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी अपॉइंटेड। बोलो कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छे समझ आया? हाँ। तीसरा, इफ डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है? जिसके अगेंस्ट कोई चार्ज ऑफ एसेट्स रखा हो। इफ डिबेंचर आर सिक्योर्ड देन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब क्या? रिडीम कराते हैं, रीपे करते हैं टाइम। shall be not more than 10 years। कितना साल? 10 years। कितने साल में डिबेंचर का पैसा वापस करोगे? 10 साल। However, in case of infrastructure work, period is 30 years। इसको दिमाग में बिठा लो। नॉर्मल केस में डिबेंचर कितने समय में वापस कर देना है पूरा पैसा? 10 years। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 years। 30 years। DRR shall be created। बताओ, मन और जीवन में कोई समस्या? नहीं। एकदम क्लैरिटी से पूरा चैप्टर समझ आया कि नहीं आया? अभी तक पूरा आया चैप्टर सर। कि नहीं आया ये बताओ। सभी लोग हैं? आ गया सर। आ गया? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब नोट्स पे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ। अब मुझे बस आपको इसको फटाफट पढ़ाना है, अगर आपको समझ आ गया होगा तो। देखो, डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर का स्टॉक मतलब बहुत सारे डिबेंचर्स, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेप्थ, जिससे क्या समझ आता है कि कंपनी ने क्या लिए? डेप्थ लिए। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ कंपनी और नॉट, भले उसके लिए कुछ गिरवी रखा गया हो या ना रखा गया। एकदम क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, नीचे ये याद रखो, अगर आरबीआई ने कोई इंस्ट्रूमेंट बेचा है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको डिबेंचर नहीं ट्रीट करते। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, ठीक है? अगर आरबीआई का है, कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो,
आरबीआई ने आपसे पैसे उठाए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने पैसे उठाए हैं तो उसको डिबेंचर नहीं बोलते। कितना क्लियर है? फिर बोलूं क्या? डिबेंचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जो बताता है कि कंपनी ने कर्जा दिया है। हाउएवर अगर पैसे आरबीआई ने दिए हैं या आपसे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं तो इसको डिबेंचर की कैटेगरी में नहीं डालते। ध्यान रहेगा? हाँ सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्के में नहीं देना है अपने को, ठीक है? नीचे और डिबेंचर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे पहली बात करते हैं कन्वर्जन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? कन्वर्जन का मतलब क्या? आपने खरीदे तो डिबेंचर है, लेकिन कल को अगर आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो उसी कंपनी के इक्विटी शेयर में या फिर प्रेफरेंस शेयर में। किसमें? कहने का मतलब भी सिखा दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझ लो। नंदनी ने हमारी कंपनी में डिवेंचर खरीदे तो नंदनी की पोजीशन क्या है हमारी कंपनी की? वो क्या है? डिबेंचर होल्डर, मतलब क्रेडिटर से। तो इसको हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट हो रहा था, इसको हमने ऑप्शन दिया, आप कन्वर्ट कराओगे क्या? तो नंदनी क्या करती है? अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा देती है इक्विटी शेयर्स में। किसमें? इक्विटी शेयर्स। अब इसकी पोजीशन क्रेडिटर से बदल के ओनर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ओनर। अभी तक तो प्रॉफिट हो या लॉस हो भाई, इंटरेस्ट तो हमको देना ही था क्योंकि लोन तो हमेशा ही देना होता है। लेकिन अब जैसे ही उसने कन्वर्ट करा के अपने आप को ओनर बना दिया, हम उसको इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे और ना ही अब आगे उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगा। अब उसको हम प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे, जिसको क्या कहा है? कितना समझ में आई मेरी बात? अच्छे से? तो अब ये जो कन्वर्जन अलग अलग तरीके का होता है। अगर जैसे डिबेंचर एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो इसका मतलब ऐसे डिबेंचर्स हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये हमेशा डिबेंचर ही होंगे, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होता है, ऐसे डिबेंचर होते हैं जिसमें रेशियो डिवाइडेड होता है कि कितना परसेंटेज आप इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकोगे और कितना डिबेंचर बना के रिटेन कर सकोगे। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, मैं 10,000 डिबेंचर बेचता हूँ, 10,000 डिबेंचर बेचता हूँ और ये ऑप्शन दे देता हूँ कि 30% डिबेंचर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। कितने परसेंट? 30%। मतलब ये होगा कि 3,000 डिबेंचर्स के बदले आप क्या दे दोगे? इक्विटी शेयर दे दोगे और 7,000 डिबेंचर पे मैं आपको क्या देता रहूंगा? इंटरेस्ट देता रहूंगा। आई बात समझ में? फिर से रिपीट करूं क्या? आगे सर। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होता है जिसमें डिबेंचर के कुछ हिस्सों को कन्वर्ट करने की बात की जाती है, बाकी आपके डिबेंचर ही रहते हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है? यस। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर होते हैं जो पूरी तरह से 100% किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। इक्विटी शेयर में। ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं जिसमें आप कंपनी के साथ अग्री करते हो, कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि क्या आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, और यदि आप ऑप्शन पे एग्री करोगे तब जाके कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी कैसे कैसे डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। समझाना पड़ेगा कि समझ गए हो? समझ गए सर। क्या समझे? सर सिक्योर्ड मतलब जिसके लिए एक सिक्योरिटी मतलब चार्ज पे है। चार्ज पे रखी जाती है और कौन सा फॉर्म भरा जाता है? CHG1 और CHG9 भरेंगे डिबेंचर्स। हाँ डिबेंचर्स के। अनसिक्योर्ड क्या होता है? सर जिसके लिए कोई सिक्योरिटी चार्ज पे नहीं होती है। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन होता है, पैसा वापसी। अगर रिडीमेबल डिबेंचर है तो फिक्स पीरियड के लिए होता है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही आपको क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। और अगर परपेचुअल डिबेंचर बोलेंगे तो ऐसे डिबेंचर होते हैं बेसिकली जिसमें क्या होता है, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न चल रही है तब आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जब कंपनी बंद होगी तब आपका पैसा वापस होगा। कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, करेगी तो रिडीमेबल ही करेगी, क्योंकि इसमें लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब जब तक कंपनी चल रही है, जीवन काल चल रही है, 100 साल चलेगी तो इंटरेस्ट कब तक देना पड़ जाएगा? 100 साल देना पड़ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसको बंद करवा दिया गया। सही किया गया, गलत किया गया?
सही किया। सही किया। आपको अभी तक समझ आया कि नहीं है पूरा चैप्टर, ये बता दो मेरे को। चैप्टर समझ आ Yes, गया? sir. आगे हाँ सर। आगे यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होता है, जिसका सर्टिफिकेट बनता है। जैसे अंकिता ने कंपनी में डिबेंचर खरीदा, तो क्या सबूत है कि डिबेंचर खरीदा? तो एक सर्टिफिकेट बना के देंगे जो डिबेंचर सर्टिफिकेट कह जाएगा। क्या कह जाएगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट। अंकिता का नाम लिखा होगा, तो क्योंकि ये अंकिता के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब अंकिता ने क्या किया, इस डिबेंचर को किसी को ट्रांसफर किया। क्या किया? ट्रांसफर। देखो, जैसे शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं वैसे डिबेंचर भी ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट पे सामने किसका नाम लिखा हुआ है? अंकित। अंकिता। बैक साइड में खाली इसने साइन करके दे दिया सामने वाले को कि सर आपको जिसका लगे उसका नाम लिख देना। तो किसका है ये डिबेंचर अभी? सर किसी अननोन जिसको पर्सन। ट्रांसफर किया। जिसका नाम इसमें आ जाएगा आगे, उसका हो जाएगा। गलत बात है। ऐसा। तो बोलते हैं बियरर। क्या बोलते हैं? बियरर डिबेंचर। डिबेंचर को ट्रांसफर किया जाए और जिसको ट्रांसफर किया गया उसका नाम ब्लैंक छोड़ दिया जाए, तो हाँ, जो भी अपना नाम लिख देगा आगे से कंपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसी को देगी, और इसे बियरर डिबेंचर बोलते हैं। अच्छे से समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? आ गया सर। आया सर। नहीं आया ये बताओ मेरे को, किसको नहीं आया ये बताओ। ये बन जाएगा इतना। हाँ सर। अब आते हैं दो नई चीजों पे। एक आते हैं कि डिबेंचर का नेचर कैसा है, बहुत अच्छा नेचर है, ठीक है। और दूसरा पारी पासु क्लॉज पे आते हैं। किस पर आते हैं? किस पर? पारी पासु पे आते हैं। तो जैसे नेचर की बात करें तो सेक्शन 44 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 44 ये बोलता है कि डिबेंचर जो होते हैं कंपनी के मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जो बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं अगर आर्टिकल्स परमिट करे। तो कौन परमिट करे? आर्टिकल्स। ठीक है। अगर आपको डिबेंचर ट्रांसफर करने तो फॉर्म SH4 भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? SH4। ठीक है। बस ये याद रखना, ये ट्रांसफरेबिलिटी आर्टिकल से गवर्नड है। अगर आर्टिकल में लिख दिया कि ट्रांसफर नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते। नहीं। समझ आया? यस सर। क्या समझ आया? सर की डिबेंचर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है कंपनी के लिए, और अगर आर्टिकल्स में दिया हुआ है तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, और SH4 फॉर्म लगेगा। सभी लोगों को ये बात समझ आई? श्रुति, नंदनी, तनीषा, आ गया सर। क्लियर है? हाँ सर। अब अगला आ जाओ, अब पारी पासु क्लॉज पे। किस पर आ जाओ? पारी पासु क्लॉज। ठीक। सपोज करो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ? कंपनी। सुनना मेरी बात को। मैंने डिबेंचर बेचे। कब कब बेचे ध्यान से सुन लो। 1 जनवरी को मैंने कुछ डिबेंचर श्रुति को बेचे, ठीक है। फिर मैंने 15 फरवरी को कुछ डिबेंचर तनीषा को बेचे। फिर मैंने 10 मार्च को कुछ डिबेंचर नंदनी को बेचे। फिर 15 अप्रैल को कुछ डिबेंचर मैंने वेदिका को बेचे। तो मेरे कितने क्रेडिटर्स हैं अभी ये बताओ? 4। 4 क्रेडिट। ठीक। अब मैं बोलता हूँ ये मैंने विथ पारी पासु क्लॉज बेचा था। कैसे बेचा था? विथ पारी पासु पारी क्लॉज। पासु क्लॉज। विथ पारी पासु क्लॉज बेचा था। तो यहाँ पे पारी पासु मतलब होता है इक्वल राइट। क्या होता है? इक्वल राइट। इसका मतलब ये है कि कल को अगर ऐसा होता है कि मान लो 10 मई को मेरी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। किस में चली जाती है? लिक्विडेशन। तो ये लोग अपने डेप्थ क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। 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 ऑर्डर नहीं आएगा, ऑल डिबेंचर होल्डर कैन क्लेम एट अ सेम टाइम। सब लोग एक साथ क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि मैंने पहले डिबेंचर श्रुति को बेचा था तो उसकी पहली प्रायोरिटी है, तनीषा को बाद में बेचा तो उसकी बाद की प्रायोरिटी है। सब एक टाइम में क्लेम करने आ जाना, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि विद पारी पासु क्लॉज है। मतलब सबका बराबरी का अधिकार है। कल को कंपनी इक्वल राइट।
एक साथ आ जाना, मेरे से अप्लाई करने, मेरे साथ एक साथ अपना पैसा लेकर जाना। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल दूं और मैं ये बोलूं कि यार मेरी कंपनी है, सारी बातें वही होगी ना। मेरी कंपनी है, उसने डिवेंचर बेचे, किसको किसको बेचे अलग अलग डेट पे, श्रुति को बेचे, तनिषा को बेचे, नंदनी को बेचे, विदिका को बेचे। डेट्स आपको पता है ना सब? सर अब ये कौन से क्लास के थ्रू था? पारी पासु विदाउट, ऊपर वाला पारी पासु था, ये नीचे क्या है? विदाउट। विदाउट पारी पासु है। तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर 10 मई को कंपनी हमारी लिक्विडेशन में गई, किस में गई? लिक्विडेशन। तो यहाँ पर जो डेप्थ पेमेंट होगी, क्या होगी? डेप्थ पेमेंट। पेमेंट होगी, ये डेट वाइज होगी। कैसे होगी? डेट वाइज। मतलब प्रायोरिटी बेसिस पर होगी। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्लेम करने कौन आ सकेगा? जिसको सबसे पहले बेची थी 1 जनवरी को, कौन थी? श्रुति। जब इसका डेप्थ सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर तनिषा। तनी, 15 फरवरी। नंदनी, फिर वेदिका। तो अगर पारी पासु क्लॉज है तो सब एक साथ क्लेम करने आ जाओ, और पारी पासु क्लॉज नहीं है तो फिर डेट वाइज बेचा था। डेट वाइज या प्रायोरिटी बेसिस। कितना समझ आया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया तो हैंड रेस कर दो। सब लोग को आ गया तो हैंड रेस कर दो। तो अब इसको आप पढ़ोगे तो मेरे जो शब्द हैं एक एक वर्ड आपको मिल जाएगा, और आपको बिल्कुल भी इसमें तकलीफ नहीं जाएगी। क्लियरिटी आ गई आपको, समझ आ गया? यस सर। ये डिफरेंस बिटवीन बाद में देखना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखो, ठीक है, कि शेयर्स या डेब्ट सिक्योरिटी को लेकर, सॉरी डिबेंचर या डेब्ट सिक्योरिटी को लेकर फ्रेमवर्क क्या होता है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो कौन कौन सा नियम मानना पड़ेगा? इश्यू ऑफ कैपिटल एंड, इश्यू ऑफ कैपिटल। ये ना थोड़ा अमेंड हो गया, 2018 हो गया, क्या हो गया? 2018। ठीक है, उसके बाद LODR मानना पड़ेगा। LODR। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन मानना पड़ेगा 2008। ये फॉर लिस्टेड कंपनियां है, किसके लिए? लिस्टेड कंपनीज। आपको ऐसा लिस्टेड अनलिस्टेड करके नहीं देगा, आपको डायरेक्ट बोलेगा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बताओ, आपको नाम लिख के आने होंगे। लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? यस सर। अच्छा, उसके कंपनीज एक्ट, क्योंकि हर कंपनी डिवेंचर बेचती है, और अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो क्या लगेगा आपकी? शेयर एंड कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। आप बताओ, आपके मन और जीवन में कोई समस्या है क्या? नहीं सर। आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए ना, कि अब ये पढ़ रहे हो, खाली नाम थोड़ी ना पढ़ना है अपने को। अपने को पता भी तो होना चाहिए चीजें क्या है। आगे के हिसाब से बता रहा हूँ, कल को सेबी नाम की एक बुक आएगी तो उसको भी ये पढ़ना रहेगा। जैसे कभी भी आपको बोलते इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको शॉर्ट में ICDR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICDR। मतलब बेसिकली होता है कंडीशंस फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। कभी भी आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी बेचनी हो, चाहे वो शेयर हो या डिवेंचर हो, तो उसकी जो पूरी कंडीशंस है वो किस में दी हुई है? ICDR में। ICDR। कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं बेच पाओगे। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा बेटा उसके बाद होता है LODR। क्या होता है? LODR। ये 2015 का है। LODR जो होता है वो होता है कंडीशन फॉर मेंटेनिंग लिस्टिंग। अगर आपको शेयर बाजार में टिके रहना है तो आपको डेली LODR की कंडीशंस माननी पड़ेगी। किसकी कंडीशन माननी पड़ेगी? LODR। उसके बाद जब इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज बोलोगे तो ये होती है कंडीशंस रिलेटिंग टू डेब्ट। क्या होती है? कंडीशंस रिलेटिंग टू डेब्ट। अगर आप कोई भी डेब्ट बेचना चाहते हो शेयर बाजार से तो ICDR तो इशू करते समय की शर्तें हैं, लेकिन आगे भी आपको कुछ शर्तें फॉलो करनी होगी जिसे इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। आपको 3 बार समझ आई कि नहीं है? फिर से रिपीट करूं कि क्लैरिटी है? फिर से रिपीट करूं कि क्लैरिटी है? बोलो फटाफट। कल को हो गया सर। कंपनी अगर शेयर बाजार में लिस्टेड हो गई है तो उसको कौन सा रूल मानना पड़ेगा अपनी डेली लिस्टिंग बनाए रखने के लिए?
लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अभी श्रुति को शेयर बाजार से शेयर बेचने हैं तो कौन सा रूल मानेगी वो, किस कंडीशन को फुलफिल करेगी, कौन से नियम? इश्यू ऑफ कैपिटल, आईसीडीआर को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी? आईसीडीआर। और अगर डेप्थ बेचनी है और डेप्थ को आगे मेंटेन भी करना है तो इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। श्रुति रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या फॉलो करेगी? कंपनीज इश्यू ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 फॉलो करेगी। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अच्छे समझ आई कि नहीं आई बात मेरी? यस सर। क्लियर है? इतना पढ़ रहे हैं आज अपन अभी, है ना? ये बताओ शाम को 5:30 बजे डिबेंचर को कंटिन्यू करोगे कि सीएस चैप्टर पढ़ोगे? बोलो। सीएस वाला चैप्टर। सीएस वाला चैप्टर पढ़ोगे। रिजोल्यूशन कितनी देर में बना के दोगे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? भेज रहा हूँ मैं क्वेश्चन आंसर सेशन, देखना और मेरे को बना के देना। रिजोल्यूशन बनाने मैंने कहा था कि आप लिमिट से ज्यादा लोन लेना चाहते हो, ठीक है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व के, तो उसका रिजोल्यूशन बना के, ठीक है। बना यस के सर। 5:30 बजे सीएस पढ़ना। ये समझ आ गया इतना डिबेंचर? हाँ सर। कल सुबह फिर खत्म हो जाएगा डिबेंचर चैप्टर, ठीक है? हाँ यस सर। सर। ये करो।